गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 5 जो हमने पार्ट 1 देख लिया था, अब पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सीमाएं, लिमिटेशन बाकी रह गई थी ना हमारी धंधा की, व्यवसाय की। हाँ, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पहला पॉइंट है इसमें सीमित पूंजी। आधुनिक उद्योग धंधे के विकास के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए, ध्यान में रखने के लिए साझेदारों की पूंजी एकत्रित करने की शक्ति सीमित है। साझेदार का मतलब क्या हुआ? जो धंधे में बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं वह। साझेदारी पीढ़ी द्वारा विशाल पैमाने पर हम क्या कर सकते हैं? धंधे को अवकाश कम करता है और संशोधन जैसे कार्य भी पूंजी अल्प होने के कारण नहीं किए जा सकते। मतलब इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है असीमित दायित्व। साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा होता है? अमर्यादित होता है, उसका खुद का दायित्व होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदारी उत्तरदायित्व होते हैं। पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्तियां पूरी ना हो और संयोगों में साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर क्या करना पड़ता है? ऋण चुकाना पड़ता है। तीसरा है मतभेद की संभावना। मतभेद और कलह की संभावना होती है। जैसे कि साझेदार में जब कोई एकता या सुमेल हो तब संचालन हमारा व्यवस्थित होता है, सुमेल नहीं होता है तो हमारा संचालन कैसा होता है? खराब हो जाता है। इसलिए बताया साझेदारों का मध्य कलह मतलब किसी भी प्रकार की समस्या फूट हो तो मतभेद की संभावना पैदा होती है। चौथा पॉइंट है रहस्यों को बनाए रखना और कठिन। साझेदार में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा की निर्णय सभी साझेदार के साथ चर्चा करनी पड़ती है। साझेदार के साथ चर्चा विचारणा करके रहस्यों को प्रभावक रूप से बनाए रखना कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो हमारे सीक्रेट को दूसरे के सामने बता देते हैं और व्यक्तिगत में ऐसा नहीं होता। पांचवा पॉइंट है हिस्से के स्थानांतरण में कठिनाइयाँ। साझेदार में पीढ़ी साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरित नहीं कर सकता। हस्तांतरण करना हो तो सहमति आवश्यक है, भी सबकी सहमति होगी तो हम दे सकते, नहीं तो नहीं। छठा पॉइंट है निर्णयों में विलंब। नियम के अनुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालन में भाग ले सकते हैं। साझेदार आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में क्या होता है? विलंब होती है, देरी होती है और संचालन की दुर्दशा होती है। संचालन हमारा खराब हो जाता है और कभी कभी तो क्या होता है? संचालन का विसर्जन भी करना पड़ता है। सातवां पॉइंट है अल्प आयु। किसी भी साझेदार का दिवालिया हो जाए, बंद हो जाए, पागल हो जाए, मृत्यु हो जाए तो उसका अंत हो जाता है। अब साझेदार के प्रकार। तो साझेदार के प्रकार में पहला पॉइंट है सक्रिय साझेदार। ठीक है, तो साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने तो पीढ़ी के संचालन में सक्रिय या रुचि लेकर कार्य करे तो सक्रिय साझेदारी। मतलब रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके हमें क्या करना है? कार्य करना है। उसमें लाभ हानि निश्चित किया हो तो भाग प्राप्त करता है। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदार एक एजेंट की तरह क्या करता है? काम करता है। दूसरा है निष्क्रिय साझेदारी, स्लीपिंग पार्टनर। यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार पीढ़ी का साझेदार बने तो लाभ हानि उठाए परंतु पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रूप से भाग न ले तो निष्क्रिय होने के बाद साझेदारों की तरह क्या होता है? पीढ़ी और उसका दायित्व असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। तीसरा नाम मात्र का साझेदार। कितने सारे केस होते हैं कि उसमें इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, ओनली 4% अपना पूंजी लगाते हैं, लेकिन उसके में क्या करना है क्या नहीं करना वो नहीं करते। ठीक है, ये अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने के लिए देते हैं लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, इसको बोलते हैं नाम मात्र का। चौथा है हमारा मात्र लाभ का साझेदार। जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता, ज्ञान, अनुभव, लाभ लेने के लिए पीढ़ी में साझेदार बनाया जाता है तब उसे मात्र लाभ का साझेदार कह सकते हैं। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या ना लाए फिर भी उसे लाभ में क्या कर सकते हैं? हिस्सा दिया जाता है। पांचवा है मान लिया गया साझेदार। सिर्फ हमने उसको मान लिया लेकिन उसमें उसका कोई भी हिस्सा न हो, उसे त्रायित व्यक्ति उसको साझेदार मान लेता है और इस तरह के कारण हम इसे साझेदार कहते हैं। संचालन लाभ के भाग में न लेने के बावजूद भी त्रायित द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के व्यवहार करने से उसका दायित्व असीमित होता है। अवश्य साझेदार तो बताएं भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति के अनुबंध करने के योग होता है।
इसलिए वयस्क साझेदार इसको कह सकते हैं, नाबालिग नहीं। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अवश्य बालक को साझेदार बनाया जाता है, तो ऐसे साझेदार का पीढ़ी ऋण चुकाने के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता। नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति से लेनदार जब्त नहीं कर सकता और उसकी इच्छा अनुसार साझेदारों की तरह भी सामान्य साझेदार बन सकता है। अब देखो साझेदार की पीढ़ी के प्रकार। ठीक है, इसमें कितने हैं? 4 हैं। अवधि अनुसार दायित्व, दूसरा धंधे के अनुसार पंजीकरण, अवधि में ऐच्छिक, निश्चित, निश्चित कार्य के, दायित्व में सीमित दायित्व वाले, असीमित वाले, धंधे में सराफी और सामान, पंजीकरण में पंजीकृत साझेदार और अपंजीकृत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवधि में। तो पहला ऐच्छिक साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी पीढ़ी के आयु समय साझेदारों की इच्छा पर आधारित होती है। इसमें समय अवधि निश्चित नहीं होती। क्या होती है? समय अवधि निश्चित नहीं होती। साझेदार के मत में एकता होती है तब तक पीढ़ी चलती है और उसमें एकता नहीं होती है, उसी टाइम के होते पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निश्चित अवधि की साझेदारी। इसमें अवधि पूर्ण निश्चित हो तब इसको निश्चित अवधि की साझेदारी कहते हैं। पूर्ण होने के बाद पीढ़ी का विसर्जन हो जाता है और इस तरह से बावजूद पीढ़ी के सभी साझेदार यदि सहमत हो तो अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब तीसरा है निश्चित कार्य के लिए साझेदार। साझेदारी अनुबंध द्वारा कोई निश्चित कार्य करने के लिए साझेदारी पीढ़ी की स्थापना की जाती है, तो इसे निश्चित कार्य के लिए साझेदारी कहते हैं। निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए पीढ़ी स्वयं से विसर्जन होता है, जैसे कि पुल, रोड, नहर आदि का निर्माण। अब दायित्व के अनुसार तो पहला पॉइंट है हमारा सीमित दायित्व वाली साझेदारी। ये साझेदारी पीढ़ी का एक विशिष्ट प्रकार है। पीढ़ी के मात्र एक साझेदार के अतिरिक्त शेष साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। दूसरा पॉइंट है असीमित दायित्व। इस प्रकार की साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, अधिक होता है। संपत्ति की तुलना बढ़ जाए तो साझेदार का निजी संपत्ति बेचकर उसे धंधे का दायित्व चुकाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा धंधा अनुसार सराफी पीढ़ी। यह साझेदारी पीढ़ी का कार्य सार्वजनिक जनता के पास जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना होता है, मतलब सभी के पास होता है, हम सबके पास। और ऋण देना हो तो ऐसी साझेदारी में पीढ़ी को सराफी पीढ़ी कहते हैं। ऐसी पीढ़ी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 10 साझेदार होते हैं। दूसरा है सामान्य पीढ़ी। सराफी या बैंकिंग धंधे के लिए रचित साझेदारी पीढ़ी को सामान्य पीढ़ी के रूप में हम जान सकते हैं। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होते हैं? 20 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजीयन के अनुसार। तो पहला है पंजीकृत साझेदारी। जिस साझेदारी में पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्ट्रेशन के पास हुआ हो तो उसे पंजीकृत साझेदारी कहते हैं। ऐसे साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया जाता है। इसमें लेना वसूल करने के लिए त्राहित पक्ष यानी तीसरा पक्ष होता है, उसकी कार्रवाई करता है, उसका पंजीकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा अपंजीकृत। यदि साझेदारी पीढ़ी में रजिस्ट्रेशन पीढ़ियों के रजिस्ट्रेशन से न करवाया गया हो तो ऐसी अपंजीकृत साझेदारी पीढ़ी कहा जाता है। इस प्रकार की पीढ़ियों में अपने लेना वसूली अदालत द्वारा सरलता से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना। 1932 की हम बात करें तो कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाया गया था और पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण न करवाने से बहुत सी हानियाँ हो सकती, इसलिए हम करवाते हैं। अब इसमें कई बातों का समाविष्ट होता है। पहला है पीढ़ी का नाम, पता, पीढ़ी की शाखा, साझेदार का नाम, टेलीफोन, प्रत्येक साझेदार का प्रवेश तिथि कि हमने कब प्रवेश करवाया, साझेदार को लाभ तथा हानि, साझेदारी की पूंजी और सातवां है पीढ़ी की अवधि। अब देखो नेक्स्ट है पीढ़ी का जो हमने पंजीकरण करा है उससे क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला अपने लेनदार के संबंध में त्राहित व्यक्ति के सामने क्या कर सकते हैं? हम दावा कर सकते हैं। पीढ़ी का कोई भी साझेदार अपने सामने दावा कर सकता है। साझेदार अपने अधिकारों के हिस्सों को न्याय की मांग कर सकता है। निवृत्त होने वाले साझेदार सार्वजनिक जनता को नोटिस दे सकता है। पांचवा है पीढ़ी के पंजीकरण करने में सार्वजनिक जनता को पीढ़ी के अस्तित्व में बनाए में जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साझेदार का करार पत्र। साझेदार एक अपने आपसी अनुबंध से उत्पन्न होने वाला संबंध है।
ये मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, लेकिन लिखित अधिक देखने को मिलता है। इसमें जो भी बातें हैं वह कौन कौन सी है, तो पहला है पीढ़ी का नाम, पता, उसकी उम्र, नंबर, धंधे का प्रकार, धंधे की तारीख, ब्याज, व्यक्तिगत आरण सीमा, व्यक्ति को लोन के ब्याज की दर, लाभ या हानि का विभाजन, साझेदारी के बीच का कार्य, वेतन कमीशन की सुविधा, हिसाब तथा खाते रखने वाली व्यवस्था, लेन देन संबंधी अधिकार, खाते का मूल्यांकन, समय, हस्तांतरण करवाना, साझेदार की निवृत्ति संबंधी व्यवस्था, साझेदार का अधिकार और कर्तव्य, साझेदार की के प्रवेश की व्यवस्था, पीढ़ी के विसर्जन के समय हिसाब के निपटाने की व्यवस्था। अब देखो इन दोनों के बीच में हमने संबंध बताया है, व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी। व्यक्तिगत माली अर्थात क्या कि जिसमें लाभ हानि व्यक्ति करता हो और क्या है पूंजी वह खुद लगाता है। साझेदारी में अन्य व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति उसमें पूंजी लगाते हैं। साझेदारी में सदस्य एक व्यक्ति होता है, इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 होते हैं। पूंजी संपूर्ण मालिकी व्यक्ति की होती है, साझेदारी में अन्य व्यक्ति होते हैं। स्थापना, इसमें वैध धंधे की स्थापना व्यक्ति कर सकता है, इसमें लिखित और मौखिक रूप से होता है। निर्णय, व्यक्ति में मालिकी, एक व्यक्ति मालिकी होने से त्वरित निर्णय ले सकता है, इसमें निर्णय में विलंब होता है। लाभ हानि एक ही व्यक्ति को होता है, इसमें सभी व्यक्तियों को होता है। पंजीकरण की करने की व्यवस्था नहीं होती है, इसमें साझेदारी अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करवाना पड़ता है। व्यक्तिगत में रहस्यों की गोपनीयता बनी रहती है, साझेदार में नहीं बनी रहती। भाग का हिस्सा, जब मालिक जब चाहे तब भाग का हिस्सा हस्तांतरण कर सकता है और साझेदार में दूसरे साझेदारों की सहमति से हो सकता है। लास्ट है जोखिम। धंधे में सारे जोखिम मालिक को भोगने पड़ते हैं और इसमें पेढ़ी के साझेदार के बीच का क्या हो जाता है, विभाजन होता है, डिवाइड हो जाता है। जितना जितना नुकसान हो सबको झेलना पड़ेगा। तो बच्चे हमने देखा लेसन नंबर 5 ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कि विकल्प हैं और एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में है, मुद्दा सार है, विस्तार पूर्वक है, पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, वो आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।